तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। लगातार तीसरे चुनाव में दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। इस बार तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी दिल्ली में एक सीट नहीं जीत पाए वो। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का हाल देखिए। आज नतीजे आने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर को मिठाई खिला रहे। भाई, एक सीट इनको दिल्ली में नहीं आई है और केजरीवाल की फोटो को मिठाई खिला रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि सौरभ भारद्वाज किस बात का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली में एक सीट नहीं आई, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीट मिली है और ये मिठाई खिला रहे हैं। अरे बॉस, कहीं जेल में ये फोटो को मिठाई खिला रहे हैं, जेल में केजरीवाल जी का शुगर ना बढ़ जाए। अच्छा, आपको दिल्ली और झारखंड के रिजल्ट को खास तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों में इंडी गठबंधन ने यही नैरेटिव चलाया कि पीएम मोदी ने ईडी के जरिए 2 मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि आप मुझे जेल से निकालना चाहते हैं तो वोट कीजिए। इसका मतलब दिल्ली तो उनको जेल से निकालना चाहती नहीं है, बोल रहे अंदर ही रहो। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा कि उनके जेल जाने का जवाब जनता देगी। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार भी जलवा कायम है और यह कोई छोटी बात नहीं। 2014-19 के बाद इस बार भी बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को दिल्ली में 50% से ज्यादा का वोट शेयर मिला है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने दिल्ली में गठबंधन तक कर लिया, लेकिन दोनों ने मिलकर भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराने का जो सपना देखा था वो पूरा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने प्रचार में अपने जेल जाने के मुद्दे पर खूब सिंपैथी लेने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम के आगे यह दांव भी नहीं चला। इसी तरह झारखंड का हाल देखिए, वहां भी जेएमएम ने हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का मुद्दा बनाया, उसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। लेकिन झारखंड में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह मुद्दा नहीं चला। झारखंड की 14 में से 9 सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली, 45% से ज्यादा वोट मिले। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है उसे जनता ने समर्थन दिया। कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र मेजरली और राजस्थान, जहां बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा और इसीलिए वो जो 272 का आंकड़ा है वो उसे खुद अपने बूते पार नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो कल आपको पाठशाला में विस्तार से समझाऊंगा। वो विश्लेषण लेकर आऊंगा कि यूपी में बीजेपी के साथ हुआ क्या, ये कल पाठशाला में चैप्टर खोलूंगा। लेकिन आज आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो वोटर जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया उनका धन्यवाद कर रहे थे। दरअसल देश में आज लोकसभा चुनाव के नतीजों की ही चर्चा हर तरफ है, घर घर में, सोशल मीडिया में, देश से लेकर विदेश में। लेकिन आज के नतीजे कई मायनों में अलग भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। आज देश ने फैसला कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन एनडीए को जिस तरह से 272 से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, उससे क्लियर है कि अभी देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर कायम है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी भी याद दिला रहे थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो बात वो कह रहे थे वो बात गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से 37 पार्टी मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं इस चुनाव में, इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीतती हैं। 37 पार्टी मिलकर 37, और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते हैं, 239। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक घोर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ गई, तब भी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें कम कर पाई? 64 सीट। 64 सीट सिर्फ घटा पाई नरेंद्र मोदी, और सब मिलकर भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है, कह रहे हम पास हो गए। और जो टॉपर है उसको कह रहे हैं कि ये तो बोला था 100 आएगा, इसको तो 95 आया है, इसको तो 90 आया है, 100 नहीं ना आया, तो इसका मतलब टॉपर मैं हो गया। हालांकि विपक्ष हारकर भी माहौल जो है वो पूरा बना रहा है, जैसे वही जीत गया और सरकार बनाने का 272 का मैजिक फिगर मान लो उसी के पास हो।
पर क्योंकि ऐसा है नहीं और एनडीए 272 के पार है, इसलिए नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देश की जनता ने दे दिया। और यह अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद 62 साल में पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा टर्म मिलेगा। किसी को नहीं मिला बॉस, जवाहरलाल नेहरू के अलावा। जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 का इलेक्शन जीता था और प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी ने 2014 जीता, 2019 जीता और अब 2024 का इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी 62 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री एक बार फिर तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। 5 से 9 जून के बीच नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, यह बताया जा रहा है। कल 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। कल दिल्ली में एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है। 5 से 9 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कहिए नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। उस बैठक में क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जीत क्यों स्पेशल है, क्यों सीटें कम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जीत बहुत बड़ी जीत है, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊं। आज कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि बीजेपी को चूंकि खुद अपने बूते 272 सीटें नहीं मिली हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं होगा कि पीएम बन ही ना पाए। इसका जवाब भी आगे आपको विस्तार से दूंगा, फैक्ट से समझाऊंगा कि पीएम मोदी ही पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई तो कैसे विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा। विपक्ष इसी बात पर बहुत खुश है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। ये फिर 5 साल विपक्ष में बैठने वाले हैं, इनको इसकी चिंता नहीं है। मोदी ने कहा था 400 आएगा और 400 नहीं आया, इसी में बम है ये लोग। वो ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए को ऐसा बहुमत मिला है जहां से वो आसानी से सरकार बना ले, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन बड़े भ्रम में है और इस भ्रम में वो किस तरह से अपनी सरकार बनाने की फिराक में है, यह आपको आज इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान से समझ में आ जाएगा। आज नतीजों के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इशारा कर दिया कि भले ही उनके पास बहुमत नहीं है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के पास है, जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो आधे से भी कम 100 सीट के पास है। कांग्रेस आसपास भी नहीं है दोनों पार्टियां, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश में ये लोग पीछे नहीं रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए इंडी गठबंधन तो बहुमत से बहुत दूर है और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि किसी जोड़ तोड़ से इंडी गठबंधन को बचना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन को लगता है कि 10 साल बाद मौका मिला है तो वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींच सकते हैं। इंडी गठबंधन नंबर न होने के बावजूद अपनी सरकार बनाने से इनकार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे एनडीए में 2 ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी रहे। इसमें एक नेता है नीतीश कुमार और दूसरे नेता हैं चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों नेताओं के इस समय की स्थिति में ठीक ठाक नंबर है और इन दोनों को लेकर बहुत बातें भी चल रही कि इन दोनों का स्टैंड क्या होगा। नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार देंगे, सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। इस बार बीजेपी के साथ आए थे तो कह रहे थे कि अब कभी वापस नहीं जाऊंगा, अब कभी पलटी नहीं मारूंगा। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि वो कब यू टर्न ले लें, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर मान लें कि नीतीश कुमार पलटी मार भी ले तो भी एनडीए को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको जरा समझाता हूं कि नीतीश कुमार का नंबर और चंद्रबाबू नायडू का नंबर जो है वो क्या कर सकता है।
इस वक्त एनडीए की जो सीटें हैं, एनडीए को इस वक्त जो है वो 290 मान रहे हैं, अभी 291 दिख रहा है, लेकिन 290 भी मान लीजिए अगर आप, तो बहुमत का जो आंकड़ा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है तो हम 290 पे आपको बता रहे हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। यानी बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे ऑलमोस्ट 18 सीट प्लस 18 में है इस वक्त एनडीए, प्लस 18। जेडीयू की सीटें कितनी हैं? जेडीयू के पास 12 सीट है, उसने 12 सीटें बिहार में जीती हैं। टीडीपी के पास, जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसके पास 16 सीट है। यानी अगर एनडीए में जेडीयू को माइनस भी कर दें, यानी अगर इस 290 में से आप जेडीयू की 12 सीट घटाते, -12, तो भी 278 रहता है, जो कि +6 है बहुमत से। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। तो अकेले नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी दें तो भी मामला नहीं बनेगा। नीतीश कुमार को माइनस करने के बावजूद 272 से ऊपर ही रहेगी एनडीए। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को माइनस करें अकेले 290 में से, अगर आप -16 कर दीजिए तो भी 274 रहता है। यानी चंद्रबाबू नायडू भी अगर अकेले चले जाएं तो भी मामला नहीं बनता कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दिया। यानी अगर छोड़ना होगा तो जेडीयू और टीडीपी दोनों को मिलकर एक साथ छोड़ना होगा। और उसमें भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये दोनों छोड़कर जाएंगे भी तो इंडिया अलायंस से जुड़कर भी कोई फायदा होगा या नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस तो ऑलरेडी 234 पर है। उसमें अगर 16 और 12, अगर आप 28 सीट जोड़ भी दीजिए तो भी जो है ये 262 ही पहुंचते हैं, 272 नहीं होता। यानी जेडीयू और टीडीपी के इंडिया अलायंस के साथ जाने पर भी उनकी सरकार नहीं बनेगी, तो वो किस मुंह से जाएंगे? अच्छा, चंद्रबाबू नायडू को की जहां तक बात है, उन्हें तोड़ना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि पहली बात यह कि चंद्रबाबू नायडू की छवि नीतीश कुमार जैसी नहीं है कि वो जब मन तब पलटी मार दें। दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी से उनका कनेक्शन बहुत पुराना है, सीएम के समय का है। चौथी बात, लोकसभा के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है और आज ही एक तरफा जीत हासिल की है। चंद्रबाबू नायडू को जब अभी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जेल में डाला, वो बाहर आए तो उनके साथ कोई व्यक्ति खड़ा था तो वो नरेंद्र मोदी खड़े थे। तो ऐसे में कैसे वो रातों रात नरेंद्र मोदी को छोड़ देंगे? नतीजों के दौरान ही पीएम मोदी और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को फोन भी किया और उन्हें आंध्र प्रदेश में जीत की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को जीत की बधाई देने के लिए ट्वीट भी किया और आप देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता वहां उनको फूल देने भी गए। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि आपका धन्यवाद, पूरे आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से आपको लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए की जीत की बधाई। ये जनादेश हमारे गठबंधन पर लोगों का भरोसा है। हम साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का फिर से निर्माण करेंगे और उसका पुराना गौरव दिलाएंगे। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन पे लोगों को भरोसा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने के लिए इंडी गठबंधन का खेल शुरू हो गया। रुझानों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता देख कांग्रेस ने एक तरह से टीडीपी को इंडी गठबंधन के साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए बताया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया है। आगे जयराम रमेश ने कांग्रेस मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए ट्वीट में लिखा कि इंडी गठबंधन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के 2014 के अधूरे काम को पूरा करेगा। 14 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नए राज्य आंध्र प्रदेश को 5 सालों के लिए विशेष श्रेणी की दर्जा देने का वादा किया था और बाद में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसे 10 साल के लिए बढ़ाएगी। आगे जयराम रमेश ने लिखा कि इसके 2 महीने बाद तिरुपति में नरेंद्र मोदी ने भी इस वादे को दोहराया, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा बीजेपी ने संकटग्रस्त राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की नीति को ही खत्म कर दिया। ट्वीट में जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना कांग्रेस की गारंटी है और कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किए वायदे को जरूर पूरा करेगी। अब यह देखिए कि यह बात वो कांग्रेस कर रही है जिसके पास ना तो केंद्र में सरकार बनाने के नंबर है, ना ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट मिली है। अच्छा, एक बार के लिए आदमी यह भी मानता कि मान लीजिए बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और एनडीए को भी बहुमत नहीं आया है और किसी बीच की पार्टी जो ना इधर है ना उधर है उसके साथ जाने वाली बात है और उसको प्रलोभन देकर साथ लाने का प्रयास करती इंडिया अलायंस, तो बात होती।
साफ साफ एनडीए को, प्री पोल अलायंस है ये, ऐसा नहीं कि पोस्ट पोल है, प्री पोल अलायंस को बहुमत आया हुआ है और उसको तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और दूसरे को कहते हैं कि भैया ये देखो तोड़ फोड़ के सरकार बनाते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह के झांसे में नहीं आने वाले। टीडीपी नेताओं ने इंडी गठबंधन के साथ जाने की संभावनाओं से इंकार किया है और कहा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। बहुत संभव है कि आज रात को ही टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच आंध्र प्रदेश में कैबिनेट में किसको कितनी जगह मिलेगी, इस पर चर्चा हो जाए। एक बार यह लिस्ट बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी को 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देंगे। ये आंध्र प्रदेश में जो शपथ ग्रहण होना उसकी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने कोशिशें तेज की। नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई दी है। अखिलेश यूपी में और अच्छा करेंगे। ममता ने कहा है कि उनके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अच्छे संबंध है। यानी ममता बनर्जी ये संकेत दे रही हैं कि वो कुछ खेला कर सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी का खुद ही क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस ने कल दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए उनसे संपर्क ही नहीं किया है। ममता बनर्जी ने बताया है कि उन्होंने राहुल गांधी को टेक्स्ट तो किया और बधाई दी, लेकिन शायद वो बिजी होंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि समझौता करिए, राज्य में हम 2 सीट देंगे। आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ राज्य में। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन की हार पर ममता बनर्जी ने कहा कि अहंकार कभी कभी स्वीकार्य नहीं होता। वे कांग्रेसी नहीं बल्कि वे भाजपाई हैं और जनता ने भाजपा को परास्त किया है। मैं यूसुफ पठान को धन्यवाद करती हूं। उधर बिहार में आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं। आरजेडी नेता मनोज झा तो दावा कर रहे हैं कि दोनों नेता बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या कह रही है। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये इनका विश्वास है। दोनों ऐसा चाहते तो फिर प्री पोल अलायंस क्यों करते? और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो अभी क्लियर कर रही है कि वो साथ में है। इंडी गठबंधन की सारी नजरें अभी नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक बार जेडीयू नेता केसी त्यागी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बिहार में कैसी हलचल। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। यानी एनडीए इंटैक्ट है और इसका मतलब यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेकर रहेंगे। फिर भी पता नहीं क्यों किस बात की खुशी ये लोग मना रहे हैं। 5 साल विपक्ष में बैठना है। बीजेपी को 240 सीटें आ रही हैं, नेक्स्ट पार्टी जो है उसको 100 आ रही है, कांग्रेस को उसमें भी खुश है, आधे से भी कम सीटें पे। किस बात के खुश है भाई, भगवान जाने। उधर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ खड़ी रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 5 साल तक मिलकर मजबूती से एनडीए की सरकार चलेगी। एचएएम यानी हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि वो एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ थे और रहेंगे। आगे जीतन राम मांझी ने लिखा कि वो कल दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी एनडीए में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी दल ऐसा नहीं है जो कहीं से लगे कि इधर उधर जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कल बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों की बैठक बुला ली। खबर है कि इस बैठक में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी भी शामिल हो सकती है। उधर रुझानों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बाद इंडी गठबंधन ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की। कल दिल्ली में इंडी गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी ने इस बैठक में खुद शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि भेजने की बात कही। जो इंडी गठबंधन इस आस में है कि एनडीए का कुनबा शायद टूट जाए,
नीतीश कुमार पलटी मार दें, चंद्रबाबू उनके पाले में आ जाएं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन ही टूट जाए। क्योंकि जिस तरह इंडी गठबंधन हाथ पांव मार रहा है, उसी तरह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी इंडी के कुछ दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करें ताकि उनका मार्जिन एनडीए का और बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ममता बनर्जी को भी साथ लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं और अभी ममता बनर्जी का इंडी गठबंधन के साथ स्टेटस भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। कभी वो कांग्रेस को कोसती हैं, कभी कांग्रेस उनको कोसती है, राज्य में गठबंधन हुआ नहीं उनका। तो क्या ममता बनर्जी हो सके कि भाई इधर आ जाएं? दूसरा नाम उद्धव ठाकरे का है, उन्हें भी हो सकता है एनडीए अप्रोच करे। उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 7 निर्दलीय भी जीते हैं, ये भी इंडी गठबंधन या एनडीए के साथ जा सकते हैं।